गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आईएफएम की 50 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है हमारे रिसेंट ट्रेंड्स और चैलेंजेस आईएफएम के। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आईएफएम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद क्या क्या थ्योरीज हैं आईएफएम की, उसके रिगार्डिंग हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट पढ़ लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे और क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको देखेंगे। तो जैसे कि जो ट्रेंड्स हैं आईएफएम के अंदर, उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स। द वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स सच एज गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज एंड इक्विटी securities will continue to expand. In the last 25 years, the financial assets have grown continuously. However, bank deposits have reduced drastically. जो हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स है वो कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं। उन कंटिन्यू ग्रोथ होने के कारण जो हमारी गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं और जो भी इक्विटी सिक्योरिटीज़ है वो कंटिन्यू एक्सपेंड होती जा रही हैं। अगर हम देखें तो 25 साल से जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, जिससे जो हमारी बैंक डिपॉजिट्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेप्थ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। Financial markets have been growing faster than the global GDP over the years. Due to this ratio, the ratio of a country's financial assets to GDP has been rising constantly over the past few years. In 1990, only 33 countries had financial assets whose value of exceeds the value of their GDPs. By 2006, this figure has doubled to 72 countries. Brazil, China, India are some of the few countries whose financial assets have outnumbered and the country's GNP means gross national product. जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स की जो डेप्थ है उसके रिगार्डिंग हमारा ये सेकंड ट्रेंड है। फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, फास्टर हो रहे हैं हमारे ग्लोबल जीडीपी से, जो कि हर साल बढ़े जा रहे हैं। जो हमारी जीडीपी है किसी कंट्री की, उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें फाइनेंशियल मार्केट्स वो ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं जीडीपी से ज़्यादा। तो इस रेशो के कारण जो कंट्रीज़ हैं उनके फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो जीडीपी के थ्रू हैं वो राइज हो रहे हैं कंस्टेंटली कुछ सालों से। तो अगर हम देखें तो 1990 के अंदर 33 ऐसी कंट्री थी जिनके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स थे, जो उनकी वैल्यू थी वो उसकी जीडीपी की वैल्यू से ज़्यादा थी। लेकिन 2006 के अंदर हम ये फिगर देखें तो ये डबल हो गए और ये 72 कंट्रीज़ के अंदर होने लगा। तो अगर हम देखें तो ब्राज़ील, चाइना और इंडिया के अंदर ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो उसकी जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रेज इन द लेवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द रेज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मेकिंग द वर्ल्ड मोर फाइनेंशियली इंटरडिपेंडेंट देन इट वाज अ फ्यू ईयर्स अगो। बाय द एंड ऑफ 2006 इट वाज अराउंड $72.5 ट्रिलियन ऑफ एसेट्स। इस पॉइंट के अंदर हम बता रहे हैं कि जो भी हमारा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है किसी कंट्री का या वर्ल्ड का, वो धीरे धीरे रेज होता है और वो जो हमारी जो फाइनेंशियली चीज़ें हैं वो इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो रेज हो रहा है। अगर हम 2006 के एंड तक देखें तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एसेट्स का जो टर्नओवर है वो $74.5 ट्रिलियन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ मार्केट। द वर्ल्ड कैपिटल मार्केट हैज़ continued to undergo dynamic changes both in the terms of structure and complexity. The huge achievements in the information and the telecommunication technology have virtually eliminated the boundaries between the capital markets of different nations. इस पॉइंट के अंदर हम बता रहे हैं कि जो भी हमारे कैपिटल मार्केट्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, उसके अंदर डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं। और वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं, जिससे हम जो भी हमारे कैपिटल मार्केट्स की जो भी बाउंड्री है उनके बिटवीन हमने जो डिफरेंट नेशन हैं उनको हमने एलिमिनेट किया है इन टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन इज आल्सो प्रमोटिंग द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट बाय मेंटेनिंग द फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर issuing, trading and investing through the development internationally accepted market practices and acting as an intermediary between the governments, regulators, central banks and stock exchanges, both at national and international level, to ensure that financial regulation promotes the efficiency and cost effectiveness of the international capital markets.
अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन है वो प्रमोट कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को, जिससे जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको मेंटेन करके हम लोग जो भी हमारी क्रॉस बॉर्डर हैं, जो भी हमारे नेशनल बॉर्डर है, उनको हम इशू कर रहे हैं, जिससे जो हमारी ट्रेडिंग है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो उससे क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनली मार्केट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो मार्केट हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो भी इंटरमीडियरी हैं जैसे गवर्नमेंट्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, सेंट्रल बैंक से, स्टॉक एक्सचेंजेस है, वो उसके अंदर अपना एक एक्ट प्ले कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ये इंश्योर करें कि जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशन है उनको प्रमोट कर रहे हैं हम, उसकी एफिशिएंसी से, और जो भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है किसी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की, उसकी एफिशिएंसी भी हमारे मार्केट के अंदर इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें हम तो उसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मार्केट हैव एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades. Technological advances in computers and telecommunication along with the globalization of banking and commerce have led to deregulation and this has increased competition throughout the world. The result is a much more efficient internationally linked market, but one that is more complex than existed a few years ago. While these developments have been largely positive, they have also created problems for policy makers. With globalization has come the need for greater cooperation among regulators at the international level. Various committees are currently working to improve coordination, but the task is not easy. अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपीरियंस के अंदर जो चेंजेस देख रहे हैं 2 डिकेड से, तो जो भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हम जैसे भी जो टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो गई है कंप्यूटर के अंदर, टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर, उससे जो हमारा जो बैंकिंग और कॉमर्स सेक्टर है उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ड्यू टू उसकी टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जो हमारी जो मार्केट है वो ग्लोबलाइज हो रहे हैं, जिससे जो भी डीरेगुलेशन है और जो भी हमारे कंपटीशन जो वर्ल्ड के अंदर हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके रिजल्ट से ये हो रहा है कि जो भी हमारे इंटरनेशनली मार्केट जो लिंक हैं उनके अंदर जो भी हम देखें तो कुछ सालों से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है कि उस मार्केट के अंदर हम इंटरनेशनली लिंक दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को। तो इससे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे बिहाफ पे पॉजिटिव हो रहे हैं, और उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जो भी जिस वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो भी नीड्स होती हैं किसी कॉर्पोरेशन की या रेगुलेटर्स की, वो इंटरनेशनल लेवल पे अचीव की जाती है, और उसके बिहाफ पे जो भी कमिटीज़ होती हैं वो करंटली क्या होती हैं कि जो भी वर्किंग कर रही हैं उनकी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती हैं, जो कि बहुत इजी टास्क नहीं होता। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग। तो जो पहला है हमारा वो है द डिफरेंट स्ट्रक्चर अमॉन्ग नेशन बैंकिंग एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री। अगर हम देखें तो अलग अलग नेशन के अंदर जो बैंकिंग और सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज है उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो उस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेशन करने में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। द ट्रेंड इन यूरोप टुवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विस क्लोंग्लोमेरेट्स, जो भी हमारे अगर हम देखें तो जो यूरोप का जो ट्रेंड है उसका जो फाइनेंशियल सर्विस है वो दूसरे कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट है। रेगुलेटेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीज टू गिव अप द कंट्रोल ओवर देयर नेशन मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम देखें तो हर एक इंडिविजुअल कंट्री क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है अपने नेशन की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। अनदर इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन द इंक्रीज यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। ए डेरिवेटिव्स एंड सिक्योरिटी हु वैल्यूज डिराइव फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट्स। The market for derivatives has grown faster than any other market in recent years, providing corporation with new opportunities but also exposing them to new risk. अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रेंड देखें रिसेंट ईयर्स के अंदर, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे डेरिवेटिव्स होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं और लोग उनका यूज़ कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जिसकी वैल्यू डिराइव होती है उसकी प्राइस से, जो कि किसी एक अंडरलाइंग एसेट्स की होती है। अगर हम बात करें तो जो मार्केट्स हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वो कुछ सालों से धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है उसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे क्या होता है कि
जो भी कॉरपोरेशन है उनको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम किसी डेरिवेटिव के अंदर या फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उसके अंदर जो नई रिस्क है वो जल्दी इन्वॉल्व होती हैं। अब हम कुछ कंटेंट्स पढ़ेंगे IFM के। तो पहला जो पॉइंट है वो है एक्सचेंज रेट एंड करेंसी मार्केट। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है हमारा वेरियस रिस्क सच एज पॉलिटिकल, कंट्री रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये सारे कंटेंट है किसके, IFM के। नेक्स्ट है हमारा वेरियस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग इन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारे जो कंटेंट है ये IFM के अंदर हैं, जो हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हमारा यूनिट कंप्लीट होती जाएगी तो धीरे धीरे हम इन पॉइंट्स से ओवरव्यू लेंगे और इनको समझेंगे कि पॉइंट क्या हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या ट्रेंड्स हैं हमारे IFM के अंदर उनको हमने पढ़ा और देखा कि हमने कि किस किस तरीके से IFM इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो किए जाते हैं। तो अगर हमने देखे तो जो ट्रेंड्स थे उसके अंदर जो पहला पॉइंट था वो हमारा था कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स। सेकंड था डेप्थ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। नेक्स्ट था रेज इन द लेवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ मार्केट। नेक्स्ट था हमारे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन जो कि प्रमोट करते हैं हमारे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि जिसके अंदर हम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर किस तरीके से हम जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं हमारे इंटरनेशनली उनको किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसके बाद हमने क्या क्या कंटेंट्स हैं हमारे IFM के अंदर उनको पढ़ा जो हम आगे के लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।